Hello, my dear friends and students. Again, I am in front of you with a new video on conformation. Today, I am going to discuss conformation in cyclohexane. Actually, conformation in cycloalkanes, but especially in cyclohexane and cyclohexane derivatives. But before discussing conformation in cycloalkanes or cyclohexane, I am going to discuss some important points in stability difference between gauge form and antiform. In last class, we discussed the conformers of normal butane about C2C3 bond, और मैं उस नॉर्मल ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स के बारे में आपको मैं बताया था कि मोस्ट स्टेबल एंटीफॉर्म होता है जहां पे बोथ मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट रहता है, मीन्स एक दूसरे से उनका डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, मीन्स एक दूसरे से उनके बीच का एंगल 180 डिग्री रहता है, मीन्स दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल रहता है. मैं आपको बताया था कि कॉन्फॉर्मर्स को स्टेबिलिटी के लिए ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैटिक हिंड्रेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, नथिंग एल्स, एंड strain. So static hindrance, but here state is not meaning. Strain had meaning in cyclic systems, in open chain system, and in especially in alkane. A static hindrance between two particular groups is responsible for their stability. So anti-form, normal butane का जो anti-form था वो गॉज फॉर्म से मोर स्टेबल था. रीजन क्लियर था, क्योंकि एंटी फॉर्म में आपका दोनों बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे था, तो स्टैटिक हिंड्रेंस मिनिमम था. दैट्स व्हाई एंटी फॉर्म इज ए स्टैगर्ड फॉर्म. स्टैगर्ड मींस मोर स्टेबल. एंड गॉज फॉर्म बोथ बल्कि ग्रुप आर 60 डिग्री सेपरेटेड, मींस बोथ बल्कि ग्रुप्स आर लेफ्ट ऑफ ईच अदर. उनके बीच का एंगल 60 डिग्री था. सो उनके बीच का स्टैटिक हिंड्रेंस एंटी फॉर्म से, मतलब स्टैटिक हिंड्रेंस एंटी फॉर्म से ज्यादा है, बट उसका इक्लिप्स्ड फॉर्म से कम था. सो गॉज फॉर्म का स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से कम होता है, बट गॉज फॉर्म का स्टेबिलिटी हमारे इक्लिप्स्ड और सेमी इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा होता है. इस चीज को मैं आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी बिटवीन गॉज फॉर्म एंड एंटी फॉर्म. क्या गॉज फॉर्म ऑलवेज एंटी फॉर्म से लेस स्टेबल होगा? नहीं, गॉज फॉर्म हमेशा एंटी फॉर्म से लेस स्टेबल नहीं होगा. ये डिपेंड करेगा कंपाउंड टू कंपाउंड. बट इन द केस ऑफ अल्केन, गॉज फॉर्म इज ऑलवेज लेस स्टेबल देन एंटी फॉर्म. मींस एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉज फॉर्म इन द केस ऑफ अल्केन. बट अपार्ट फ्रॉम अल्केन, दैट मींस in the case of substituted alkane, in that case gauge form may be more stable than antiform. As for example, ethylene glycol. ethylene glycol के बोथ कार्बन मीन्स यहाँ पे ही कार्बन बॉन्ड है. इसी के अबाउट हमें इसका कॉन्फॉर्मर्स का स्टेबिलिटी देखना है. बोथ कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 OH ग्रुप. अमॉन्ग दीज 3 ग्रुप्स OH इज बल्कि ग्रुप, मीन्स दोनों कार्बन का बल्कि ग्रुप OH है. तो इनके एंटी फॉर्म क्या होगा? एंटी फॉर्म में बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं. ये दिस इज एंटी फॉर्म, and in gauge form both bulky groups are separated by 60 degree, means angle between bulky groups is 60 degree. This is gauge form. Gauge form is also pronounced as gauge form, but this is more पॉपुलर गॉज फॉर्म. अब आप देखो यहां पे इस इथाइलिन ग्लाइकोल का एंटी फॉर्म है गॉज फॉर्म. इन दोनों में कंपैरिजन करना है विच इज मोर स्टेबल. तो यहां पे आप देख रहे हो कि गॉज फॉर्म एंटी फॉर्म में बल्कि ग्रुप एक दूसरे से
180 डिग्री पे है मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो डेफिनेटली इनके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे जो ग्रुप बल्कि ग्रुप है उनके पास एक स्पेशल क्राइटेरिया है, ये लोग आपस में इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो जब दोनों ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री से सेपरेटेड रहता है, मीन्स जब गॉज फॉर्म होता है, तो गॉज फॉर्म में OH OH काफी करीब रहता है, इसलिए इस OH का हाइड्रोजन एंड इस OH का ऑक्सीजन आपस में इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड से अट्रैक्ट हो जाता है। बट हियर इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल due to large difference between these two OH groups. And you all know intramolecular H bond increases the force of attraction between two atoms of a molecule. So intramolecular H bond always increases stability of molecule. So intramolecular H bond होने की वजह से गॉज फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ गया और इसकी वजह से एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली आपने देखा था अल्केन के केस में गॉज फॉर्म में बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के नियर होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हायर होता था। स्टेरिक हिंड्रेंस एक रिपल्सिव फोर्स है जो उनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा मींस बल्कि ग्रुप के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड व्हिच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ गॉज फॉर्म। दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गॉज फॉर्म इज more stable than antiform, and this is the stability criteria. Okay, तो क्लियर हो गया। मैं आपको यह बताया कि गॉज फॉर्म से ज्यादा स्टेबल एंटीफॉर्म होता है, लेकिन यह अल्केन के कॉन्फॉर्मर्स के लिए करेक्ट है। अल्केन के अलावा और कहीं भी अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप गॉज फॉर्म एंटीफॉर्म से बताओ मोर स्टेबल कौन है, तो यू मस्ट गो थ्रू बोथ फॉर्म एंड देन यू कैन टेक डिसीजन। You have to see, is there any scope of intramolecular H bond? If yes, then gauge form will be more stable than antiform. Okay? तो इस तरह से इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंडली, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नॉर्मल ब्यूटेन के जितने भी कॉन्फॉर्मर्स हैं, इक्लिप्स्ड, सेमी इक्लिप्स्ड, गॉज फॉर्म एंड एंटीफॉर्म, उसमें मोस्ट स्टेबल एंटीफॉर्म होता है, लीस्ट स्टेबल इक्लिप्स फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप बात करो कि नॉर्मल ब्यूटेन अपने किस किस कॉन्फॉर्मर में एग्जिस्ट करता है, तो मैं लास्ट में बताया था कि नॉर्मल ब्यूटेन ऑलमोस्ट एंटी फॉर्म एंड गॉज फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। एंटी फॉर्म का अगर किसी नॉर्मल अल्केन एक वेसल में लिए हो और उसके जितने भी कॉन्फॉर्मर्स है सबका अगर आप देखो किसमें कितना उनका परसेंटेज है, तो एंटी फॉर्म का परसेंटेज ऑलमोस्ट 82% के आसपास रहता है, गॉज फॉर्म के 18% के आसपास, एंड रेस्ट ऑल कॉन्फॉर्मर्स हैव अप्रोक्सीमेटली 0% के आसपास रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि नॉर्मल ब्यूटेन की जितने भी कॉन्फॉर्मर्स हैं उसमें मोस्टली कंट्रीब्यूशन इसी दोनों का है, एंटी फॉर्म एंड गॉज फॉर्म का। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स के स्टेबिलिटी के बारे में सैस-मोहर थ्योरी है। इससे पहले था बेयर्स-स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स-स्ट्रेन थ्योरी आप सबको साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में मैं डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो एक्चुअल में सैस-मोहर थ्योरी का मानना यह है सैस-मोहर थ्योरी। सैस-मोहर थ्योरी का मानना यह है कि साइक्लोअल्केन्स साइक्लिक सिस्टम के अंदर एंगल स्ट्रेन होता है, उस एंगल स्ट्रेन की वजह से मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होता है। इसलिए मोलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने एंगल स्ट्रेन को डिक्रीज करना चाहता है, और एंगल स्ट्रेन को डिक्रीज करने के लिए उसको अपने प्लेनरिटी को लॉस करना पड़ता है। इसलिए साइक्लोअल्केन्स के जितने भी कंपाउंड्स है उसमें साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके रिस्ट जितने भी है, साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो एंड ऑनवर्ड्स, कोई भी एग्जैक्टली प्लेनर नहीं रहता है। प्लेनर मीन्स उसके सभी कार्बन एक ही प्लेन में नहीं रहता है। एज फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन,
साइक्लोब्यूटेन को हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं, साइक्लोब्यूटेन। लगता है कि प्लेनर है, ये बोर्ड के प्लेन में ही चारों कार्बन है और इनका एंगल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बट एक करेक्ट नहीं है एक्चुअल में। यह इन्वेलप के फॉर्म में रहता है, मीन्स इसका भी कॉन्फॉर्मर्स होता है, ये भी अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने प्लेनिटी को चेंज करता है। लेकिन हम लोग अपने जिस लेवल के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स 11th 12th जेई मेन जेई एडवांस एंड नीट एग्जाम के लेवल में हम लोग साइक्लोअल्केन्स को प्लेनर ही मानते हैं, इसलिए मैं इसको यही मानूंगा और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ूंगा। हालांकि एडवांस मैं इस कॉन्फॉर्मेशन पे एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि साइक्लोब्यूटेन में भी आपका ऑल 4 कार्बन्स वन प्लेन में नहीं होता, बट राइट नाउ वी एज्यूम साइक्लोब्यूटेन इज ए प्लेनर। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन के भी ऑल 5 कार्बन्स वन प्लेन में नहीं रहता है, इसके पास भी एनवेलप शेप में रहता है, मीन्स ये भी डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स में रहता है, मीन्स ऑल 5 कार्बन वन प्लेन में नहीं रहता है। बट इसको भी हम लोग जिस लेवल में हम लोग का है या हमारे नीट और आईआईटी जेईई मेन लेवल तक में हम लोग इसको मानते हैं कि प्लेनर है, इसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करते, बट हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा जाता है क्योंकि इसके ऑल 5 कार्बन वन प्लेन में नहीं होता है, बट राइट नाउ वी कैन एज्यूम ऑल 5 कार्बन इन वन प्लेन। तो अप टू 5 कार्बन साइक्लोअल्केन्स आर जनरली ट्रीटेड एज प्लेनर मोलिक्यूल, मीन्स all carbons of cycloalkanes are present in only one plane. But in the case of cyclohexane, प्लेनर नहीं होता है। सैस-मोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन के अंदर बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाता है और इस एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए साइक्लोहेक्सेन अपने ऑल कार्बन्स को वन प्लेन में नहीं रखता है, उसको मोर देन वन प्लेन में कर देता है और जिसकी वजह से उनका एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है, मीन्स एंगल स्ट्रेन से वो रिलीव हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, उनका रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है, उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। मीन्स सैस-मोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में नहीं रहता है, साइक्लोहेक्सेन मोर देन वन प्लेन में एग्जिस्ट करता है और जब भी कोई साइकिल मोर देन वन प्लेन में एग्जिस्ट करता है, मीन्स जब भी किसी साइकिल का ऑल कार्बन वन प्लेन में नहीं होता है, दो साइकिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पकर्ड रिंग। पकर्ड रिंग, दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेन इज ए पकर्ड रिंग एंड ऑनवर्ड साइक्लोहेक्सेन मीन्स 6 कार्बन के बाद जितने भी साइकिल है सबके सब पकर्ड रिंग है, मीन्स कोई भी वन प्लेन नहीं रहता है, ऑल मोर देन वन प्लेन्स में होता है। साइक्लोहेक्सेन के बारे में इनका मानना है, सैस-मोहर्स थ्योरी का मानना है कि साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है उनका चीयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। चीयर फॉर्म और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में उसके पास एंगल स्ट्रेन 0 होता है, इस फॉर्म में उसके पास एंगल स्ट्रेन 0 रहता है और उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और यही वजह है कि अपने इस चीयर फॉर्म बोट कॉन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है। अब चीयर फॉर्म को देखते हैं। ये चेयर फॉर्म होता है। चेयर फॉर्म में आप समझ सकते हो 6 कार्बन है वन प्लेन में, उसका 4 कार्बन एक प्लेन में आपने रख दिया, एक कार्बन को आपने ऊपर ऐसे उठा दिया और एक कार्बन को आपने नीचे ऐसे कर दिया। तो इस तरह से यह चेयर का बेस हो गया, यह चेयर का हैंडल हो गया जिसमें बैठते हो और यह चेयर का टिक लेने वाला हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। दूसरा है बोट फॉर्म। बोट फॉर्म तो
तो सेस मोड थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोअल्केन एग्जिस्ट इन its shear form and word form, and in both form all bond angles are exactly 109.5 degree, means 109.28 minutes या 109.5 डिग्री, जो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होने का मीनिंग यह हुआ एंगल स्ट्रेंथ जीरो होगा। तो सस मोड थ्योरी के अकॉर्डिंग चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म दोनों ही फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेंथ जीरो होता है, जिसकी वजह से इनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि हमारा साइक्लोहेक्सेन अपने इस फॉर्म में हिस्ट करता है जो एक नॉन प्लेनर फॉर्म है, और इसकी वजह से इसको हम लोग पकड़ ड्रिंक बोलते हैं। मीन साइक्लोहेक्सेन इज ए पकड़ ड्रिंक, क्योंकि इसके सभी कार्बन वन प्लेन में नहीं होता है। अब इस शेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें, इस शेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म दोनों ही फॉर्म हमारे साइक्लोहेक्सेन का दो कॉन्फॉर्मर्स है। इस दोनों ही फॉर्म में शेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म से मोर स्टेबल होता है। ये तो क्लियर है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शेयर फॉर्म के आप देख रहे हो कि बॉन्ड सारे एक दूसरे से काफ़ी सेपरेटेड है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इक्लिप्सिंग फॉर्म कम रहता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। बोर्ड फॉर्म कि जो बोर्ड का दोनों पार्ट जो इस तरह से उठा हुआ रहता है, उसके टर्मिनल पे जो हाइड्रोजन्स है, इस हाइड्रोजन को लोग फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स क्यों बोलते हैं जी? तो फ्लैगपोल बोलने के पीछे रीजन है कि नाव जो बोट चलता था पहले रिवर में, तो बोट के टॉप जो रहता था उस पर एक डंडा लगा कर उसमें झंडा लगा दिया, फ्लैग लगा दिया जाता था, जिससे नाविक को सीलर को पता चलता था कि विंड का डायरेक्शन क्या है, और दूसरा जो नाव आता था उस वक्त को भी दिख जाता था उस सीलर को कि उधर से इस डायरेक्शन में एक नाव आ रही है। तो और बोट के टॉप पे लगाया जाता था, तो पोल और उस पोल में फ्लैग, इसलिए इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं जी? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। मीन्स ये जो पोल है, पोल में हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए इसको फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। इस फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। इनके बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1.84 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है इनके बीच का डिस्टेंस, जो हाइड्रोजन एटम के वेंडरवाल डायमीटर से छोटा होता है। वेंडरवाल डायमीटर वह डायमीटर है, वह डिस्टेंस है टू एटम्स के बीच के वह मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे दोनों एटम जब रहेगा तो उनके बीच में वेंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अगर किसी दो एटम्स का, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस, टू नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस उनके वेंडरवाल डायमीटर से अगर कम हो गया, तो उनके बीच में एकाएक स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बोर्ड फॉर्म के फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के बीच का डिस्टेंस वेंडरवाल डायमीटर से कम होने की वजह से इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। मैं आपको रिकॉल करा दूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट you all know steric hindrance is the property of bulky group, but hydrogen is the smallest group in the world, and here you are seeing these hydrogens produce a strong steric hindrance which is responsible for instability of both conformer of cyclohexane. मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन जैसा छोटा ग्रुप की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए मैं आपको बताएं, और आप सब जानते भी होंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। वन फैक्टर इज साइज ऑफ ग्रुप एंड सेकेंड फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप। हियर size of group is undoubtedly smallest, but distance between group is also very less. So these two hydrogens interact with repulsive force. That's why these two hydrogens have a steric hindrance which is responsible for instability of both form. So these two hydrogens are also called transnuclear hydrogen.
ट्रांसन्यूक्लियर हाइड्रोजन, इट मीन्स ट्रांसन्यूक्लियर हाइड्रोजन का मीनिंग हुआ दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाता है, ये एक दूसरे के न्यूक्लियर पार्ट को, न्यूक्लियर सेक्शन को भी पेंट्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से बोट फॉर्म का स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म से कम हो जाता है। बट मैं लेट मी क्लियर, instability of boat form is not only contributed by flagpole hydrogens, means only flagpole hydrogens के वजह से ही boat form unstable नहीं होता है in comparison to chair form. Apart from flagpole hydrogens, this boat form has also eclipsing form. boat form के सारे जो bonds है और भी जो hydrogens है वो एक दूसरे के साथ शेप इनका होता है, ये एक दूसरे काफ़ी करीब रहता है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे इक्लिप्सिंग फॉर्म जैसा होता है, मीन्स एक दूसरे को कवर अप करते रहता है बॉन्ड और एटम्स, सो इस फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है और इस वजह से बोट फॉर्म का स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म से कम हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि साइक्लोहेक्सेन का दो पॉपुलर फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म, दूसरा बोट फॉर्म। ये चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन का दो फॉर्म है। अब मैं यहाँ पे जब ये क्लियर हो गया कि चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन का दो पॉपुलर फॉर्म है, जो एक स्टैगर्ड फॉर्म है, यह हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है और स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है और इक्लिप्स हुआ है। इक्लिप्स्ड है, तो इनका हम लोग साइक्लोहेक्सेन के स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं कि इनको न्यूमैन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस सी दिस। One, two, three, four, five, six. All carbon of cyclohexane has two hydrogens. सबके पास two hydrogens हैं। अब इसका हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला राइट करना है। तो गॉड्स देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को राइट करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूल को किसी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के लॉन्ग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेयर फॉर्म के दो बॉन्ड जो आप देख रहे हो दोनों पैरेलल है, इसलिए जब मॉलिक्यूल को हम लोग इस बॉन्ड के लॉन्ग देखेंगे तो साथ में भी दिखेगा। अब इस बॉन्ड के लॉन्ग देखिएगा तो C3 कार्बन दिखेगा और C2 कार्बन हिडन होगा, इसके लॉन्ग C5 दिखेगा और C6 हिडन होगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करने का तरीका है, जो दिखता है उसे दिखाओ, जो छुपता है उसे छुपाओ। सो दीज टू कार्बन्स विल बी सीन एंड दीज टू कार्बन्स विल बी हिडन। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ, गौर से देखिए। C3 यह है, पीछे C2 है, C3 से लगा हुआ है CH2 जो कार्बन नंबर 4 है एंड दो हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 4 है, जो C2 पे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। C2 पे लगा हुआ है दो हाइड्रोजन और ये CH2 जो कार्बन नंबर 1 है। C2 के ग्रुप्स को दिखाने के लिए इसके ऊपर हम लोग एक सर्कमफ्रेंस डाल देते हैं, सर्कल डाल देते हैं। अब यहाँ पे
इस पे लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा दिया, और एक CH2, तो CH2 लगा दिया जो कार्बन 1 है, और साथ में 2 हाइड्रोजन। अब इसको C5 को ड्रॉ करना है। C5 है और C6 है जो हिडन है। C5 पे 2 हाइड्रोजन और साथ में CH2, और वही CH2 जो कार्बन और 4 है, तो कार्बन और 4 से कनेक्ट कर देंगे। हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब C6 से क्या लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन एंड CH2, वही CH2 जो कार्बन 1 है। इस तरह से आप देख रहे हो चेयर फॉर्म हुआ। चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन, अब आप देख रहे हो कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से सेपरेटेड है, और इस तरह से चेयर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। स्टैगर्ड फॉर्म। अब बोर्ड फॉर्म को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो बोर्ड फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बोर्ड फॉर्म के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि बोर्ड फॉर्म एक इक्लिप्स कन्फॉर्मर है। इक्लिप्स कन्फॉर्मर है। इक्लिप्स कन्फॉर्मर है। तो इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे? तो इसका एक टेक्निक है, लेट मी एक्सप्लेन। आप ध्यान से सुनो, मैं आपको बताया हूँ कि कन्फॉर्मर्स एक तरह से टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से होता है, टॉर्सनल रोटेशन होता है, इसकी वजह से कन्फॉर्मर्स डेवलप होते हैं। तो कन्फॉर्मर्स को डेवलप करने के 2 तरीका है। एक तो बोले कि एक पार्ट को आप फिक्स कर दो, दूसरे पार्ट को आप घुमाओ, मूव कराओ, तो टॉर्सन क्रिएट होगा। दूसरा, बोथ पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराओ, तब भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, यह चेयर फॉर्म है जो स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको बोर्ड फॉर्म मीन्स इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि जो कार्बन दिख रहा है उसके ग्रुप्स को फिक्स रखते हैं, और जो हिडन कार्बन होता है उसके ग्रुप्स को रोटेट करते हैं। मैं पहले ही आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, ऐसे हाथ रखा एंड इस तरह से घुमाएंगे। मीन्स आप देख रहे हो यह कार्बन का ग्रुप इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस कार्बन का ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि मोलिक्यूल का बोथ पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो टॉर्सनल रोटेशन विल डेवलप। तो यहाँ पे होगा क्या, अब इसको ऐसे में घुमा दिया, ऐसे जैसे ही मैं घुमाया इसको 60 डिग्री से, क्या होगा जी, यस मीन्स यह पार्ट ऐसे आया और ये पार्ट ऐसे गया, ये पार्ट ऐसे आया, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ऐसा करने से ये दोनों करीब हो जाएगा, इसको ऐसा करने से ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसा करने से हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा इक्लिप्स फॉर्म, और ऐसे हो जाएगा। बोर्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया बोर्ड फॉर्म एंड चेयर फॉर्म का। अब मैं आप सबको इस बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म के अलावा
एक्चुअल में cyclohexane exists in its four conformer form. One is chair form, other is boat form, and other is half chair. Next of this twisted boat और twist boat. मीन्स ये 4 फॉर्म होता है जिसमें cyclohexane एग्जिस्ट करता है. But we only use only 2 form. One is chair, other is boat. Why? I will discuss. But before that, I am going to discuss all conformers of cyclohexane. One is chair form. चेयर फॉर्म है. दूसरा आपका बोर्ड फॉर्म. अब चेयर फॉर्म है. चेयर फॉर्म में क्या है कि साइक्लोहेक्सेन का अगर मॉडल आता है पूरे अच्छे से मैं आपको बताया. 6 कार्बन इस तरह से है. सिक्स कार्बन इस तरह से है. मान लो 1 2 कार्बन 2 उंगली, फिर एक या वो एक बॉन्ड या एक बॉन्ड या एक बॉन्ड या एक बॉन्ड या 1 2 3 बॉन्ड इधर 3 बॉन्ड इधर 6. अब इस चेयर फॉर्म में होता क्या है, ये दोनों ऊपर चला गया और ये दोनों नीचे आ गया. इस तरह से ये कार्बन ऊपर उठ गया, ये कार्बन नीचे आ गया, ये पार्ट ऐसे उठ गया, ये नीचे आ गया, तो ये चेयर फॉर्म हो गया. इसमें एटम्स बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, स्टेडी डिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है. अब हाफ चेयर फॉर्म में क्या है कि हम लोग इस पूरे पार्ट को एक साथ रखें, केवल एक कार्बन ऊपर उठेगा, इस तरह से एक कार्बन ऊपर उठेगा, तो उसमें क्या होगा, 1 कार्बन अगर ऊपर उठेगा ओनली, तो इस तरह से होगा. ये हमारा हाफ चेयर फॉर्म. मीन्स एक तरह से आप देख रहे हो कि चेयर का यह पार्ट आया और इसके बाद नीचे वाला पार्ट नहीं उठा. ये हमारा हो गया हाफ चेयर फॉर्म. बोट फॉर्म. अब बोट फॉर्म ट्विस्टेड बोट कैसे होगा, तो बोट का जो दोनों टॉप है इस तरह से, इस टॉप का पार्ट को हम लोगों ने ऐसे खींच कर थोड़ा ऐसे कर दिया. जब इसको खींच करके ऐसे कर दोगे तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इस तरह से उसकी वजह से स्टेडी हिंड्रेंस कम हो जाता है, फिर स्टेबिलिटी बढ़ जाता है. तो बोट से मोर से ट्विस्टेड बोट हो जाता है. तो ट्विस्टेड बोट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है. ट्विस्टेड बोट है. तो ट्विस्टेड बोट का रिप्रेजेंटेशन ये है. तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म में फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और इस तरह से 4 फॉर्म है. अगर अब इनके स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म.
उससे कम ट्विस्टेड बोट फॉर्म, उससे लेस बोट फॉर्म, एंड लीस्ट स्टेबल हाफ चेयर फॉर्म। तो पॉइंट यह आता है कि अगर चेयर बोट फॉर्म से मोर स्टेबल ट्विस्टेड बोट फॉर्म होता है तो साइक्लोहेक्सेन की अगर कॉन्फॉर्मर्स की जब बात होता है तो हम लोग चेयर फॉर्म और ट्विस्टेड बोट फॉर्म क्यों नहीं बोलते हैं? व्हाई वी से चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म? पॉइंट है क्योंकि आपको तो पता है किसी कंपाउंड के जितने भी कॉन्फॉर्मर्स होते हैं उसमें मोस्ट स्टेबल जो रहते हैं, इनका स्टेबिलिटी रिलेटिवली हायर होता है, उनको ही उसका हम लोग कॉन्फॉर्मर्स मानते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसको बता दूँ, एक्चुअल में जो ऑथेंटिक बुक्स है, जो साइंटिस्टों की बुक्स है, उनमें लिखा हुआ है कि ट्विस्टेड बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म एंड ट्विस्टेड बोट फॉर्म आर actual conformers of cyclohexane. Boat form is not actual conformer of cyclohexane. Means actual conformer chair form and twisted boat form. But twisted boat form and boat form के relative stability में बहुत बड़ा difference नहीं होता है. Only flagpole हाइड्रोजन की वजह से difference आता है. तो हम लोग इस स्टडी को जनरलाइज करने के लिए और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम लोग ट्विस्टेड बोट फॉर्म की जगह पे बोट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बोट फॉर्म से ज़्यादा क्लियरिटी आता है और बोट फॉर्म से फ्लैगपोल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग और क्लियर करते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोट फॉर्म यूज़ करते हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग परफॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन आर चेयर फॉर्म एंड ट्विस्टेड बोट फॉर्म, नॉट बोट फॉर्म। ओके, थैंक यू। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अब बात है कि चेयर फॉर्म, तो साइक्लोहेक्सेन में के चेयर फॉर्म एंड ट्विस्टेड बोट और बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। सो साइक्लोहेक्सेन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे और उसी के टर्म्स में पढ़ेंगे चेयर। अब चेयर फॉर्म के बारे में 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। चेयर फॉर्म ड्रॉ कैसे करते हैं? चेयर फॉर्म देखिए, चेयर फॉर्म ड्रॉ करने का प्रॉपर टेक्निक भी है। बुक्स में बहुत सारा उल्टा सीधा भी ड्रॉन रहता है। चेयर फॉर्म का एक्चुअल यह तरीका है ड्रॉ करने का। कई बार इस तरह से भी ड्रॉ रहता है। ये राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि चेयर फॉर्म होता क्या है, 3 कार्बन्स आर अपवर्ड एंड 3 कार्बन्स आर डाउनवर्ड। देख लो आप, यह कार्बन नीचे है, ये दोनों कार्बन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। फिर ये बॉन्ड नीचे जा रहा है और ये बॉन्ड भी नीचे जा रहा है, यह दोनों कार्बन डाउनवर्ड कार्बन है। फिर ये बॉन्ड ऊपर उठ रहा है, ये बॉन्ड ऊपर उठ रहा है, इसलिए कार्बन अपवर्ड है। यह कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों अपवर्ड कार्बन है। और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों डाउनवर्ड कार्बन है। इस बात का ध्यान रखना होगा। ये बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और ये डाउनवर्ड होना चाहिए और ये भी डाउनवर्ड होना चाहिए, तभी ये करेक्ट हुआ। यह करेक्ट नहीं है, यह करेक्ट है। अब इस तरह से 3 अपवर्ड कार्बन, ये तीनों, इन तीनों को मिलाए तो एक प्लेन बनता है। तो एक प्लेन यह हुआ, ये तीनों जो डाउनवर्ड है, इन तीनों को मिलाने से प्लेन बनेगा। एक प्लेन यह हुआ। तो इस तरह से ये अपवर्ड कार्बन 3 एक वन प्लेन में, डाउनवर्ड कार्बन 3 वन प्लेन में। तो इस तरह से बातें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस सब पे वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँगा, ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन पे जो बॉन्ड परपेंडिकुलर होगा उसको आगे चल के एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे। जो बॉन्ड इस प्लेन के
परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस प्लेन में होगा, उसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलेंगे। तो सारी बात आगे करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन ईच कार्बन के पास 2 बॉन्ड होता है। 1 बॉन्ड प्लेन के अबव होता है, इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। इसको बीटा बॉन्ड भी कहा जाता है। एंड दूसरे को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड का मीनिंग हुआ इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर। साइक्लोहेक्सेन के प्लेन परपेंडिकुलर क्या मीनिंग हुआ? इस साइक्लोहेक्सेन तो प्लेनर है नहीं, तो मैं आपको बताया कि जो 3 अपवार्ड कार्बन को मिलाने जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको एक्सियल बोलते हैं। और इक्वेटोरियल बॉन्ड उसको बोलते हैं जो एक्सियल नहीं होता है। हालांकि इक्वेटोरियल वर्ड केम फ्रॉम इक्वेटर ऑफ अर्थ। जैसे आप देखते हो अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर है यह, तो इस इक्वेटर की वजह से इसको इक्वेटोरियल कहा जाता है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि 3 कार्बन का जो प्लेन होगा, उस प्लेन का जो सर्कल जो डालिएगा उस सर्कल के टेंजेंट्स हो करके पास करता है, इसलिए इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं। हालांकि उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए दिस इज एनफ। इक्वेटोरियल बॉन्ड इज दैट इट इज नॉट एक्सियल। एक्सियल वह होता है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पे रहता है, जिस कार्बन पर रहता है उस कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्सियल। और इक्वेटोरियल वह होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसमें एक्सियल नहीं होता है। अब इसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड को बीटा बॉन्ड भी कहा जाता है, इक्वेटोरियल को अल्फा बॉन्ड भी कहा जाता है। अब आओ ये सेकेंड कार्बन, तो आप देख रहे हो कि यह अपवर्ड कार्बन है तो डाउनवर्ड कार्बन हो गया। तो जो डाउनवर्ड कार्बन हो गया तो यहाँ जो एक्सियल बॉन्ड होगा इसके प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तो ये नीचे होगा। इक्वेटोरियल इस तरह से। फिर यहाँ कहिएगा तो फिर अपवर्ड कार्बन है तो इसका एक्सियल क्या प्लेन के अबव होगा। मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि एक्सियल आपको हमेशा अल्टरनेट अप एबव द प्लेन एंड डाउन बिलो द प्लेन होता है। मीन्स ये जो आपके एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, फिर ये अपवर्ड है, फिर यहाँ पे आप आओगे तो डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे आओगे तो अपवर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे आओगे तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक्सियल बॉन्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउन मीन्स अल्टरनेट अप एंड डाउन होगा। तो ओवरऑल आप देखो कि यह 3 एक्सियल बॉन्ड दिस एंड दैट आर अबव द प्लेन एंड दिस एंड दिस आर बिलो द प्लेन। मीन्स 3 एक्सियल बॉन्ड प्लेन के अबव होगा और 3 एक्सियल बॉन्ड प्लेन के बिलो होगा। और इस तरह से आपके साइक्लोहेक्सेन के ईच कार्बन पे 6 एक्सियल बॉन्ड होता है। इस ईच कार्बन पे 1 एक्सियल बॉन्ड होता है और उस वो एक्सियल बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अबव हो सकता है और बिलो हो सकता है। अल्टरनेट एक्सियल बॉन्ड अल्टरनेट अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है। तो ये एक्सियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड की हम बात करते हैं तो एक, हालांकि इसको और डिटेल के में बताया जा सकता है बट उतना जरूरत नहीं है, आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस कार्बन का एक्सियल बॉन्ड एबव द प्लेन होगा उस कार्बन का इक्वेटोरियल बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा।
मीन्स एक्सियल बॉन्ड अगर एबव है तो यहाँ का इक्वेटोरियल बिलो द प्लेन होगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मान लो यहाँ पे प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सियल हुआ, और इक्वेटोरियल वो होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो एबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। मीन्स वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो जहां पे ए बॉन्ड एक्सियल आपका एबव होगा वहां का इक्वेटोरियल बिलो होगा, जहां का एक्सियल बिलो होगा वहां का इक्वेटोरियल आपका एबव होगा। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तक मैं आपको यह बताया कि साइक्लोहेक्सेन के ऑल कार्बन पे एक बॉन्ड एक्सियल और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। साइक्लोहेक्सेन का 3 एक्सियल बॉन्ड अपवर्ड और 3 एक्सियल बॉन्ड डाउनवर्ड होता है। अल्टरनेट एक्सियल बॉन्ड अप एंड डाउन होता है। अब अगला पॉइंट यह है कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म को, यह आपका एक्सियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसको अगर आप फ्लिप करते हो, फ्लिप का मतलब होता है उलटना, फ्लिपिंग के साइन होता है। मीन्स से कई सारे साइंस है, आपको पता होगा। ये साइन हम लोग का होता है रेजोनेंस का, ये साइन इक्वल का, ये साइन इक्विलिब्रियम का, और ये साइन होता है फ्लिपिंग का। फ्लिपिंग का मतलब उलट देना, मीन्स फ्लिप कर देना। इसको नीचे वाले जो इसका बेस है इसको ऊपर कर देना, ऊपर वाले को नीचे कर देना। मीन्स एक तरह से फ्लिपिंग करने का मतलब मिरर इमेज कर देना। तो ऐसे हो जाएगा यह। ये आपका हो गया, फ्लिप हो गया। तो जब आप फ्लिप करते हो तो एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल, मीन्स अगर मॉडल रहता तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये जो आपका, अगर इसको मैं डैश दिखाऊं या यहाँ पे मैं ड्यूटेरियम लगा दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अगर आप इसको फ्लिप कर दीजिएगा तो ये पार्ट जो ऊपर है वो तो नीचे चला गया। तो यहाँ पे जो एक्सियल होगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ का इक्वेटोरियल जो होगा वहां पे चला जाएगा ड्यूटेरियम। इस तरह से बदल जाता है। तो फ्लिपिंग करने पे एक्सियल बॉन्ड आर एक्सचेंज इनटू इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल इनटू एक्सियल। अब कॉन्फॉर्मेशन इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट रहता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पक्का उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, इससे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू।